Hello everyone, I welcome all of you to the PT 365 discussion of economy for prelims 2024। तो इस PT 365 डिस्कशन में हमारा प्रॉब्ली लास्ट लेक्चर है, मतलब इसके बाद हमारा PT 365 जो है इकोनॉमी का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यू चैप्टर विच वाज सर्विसेज। तो सर्विसेज में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए इंश्योरेंस सेक्टर। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इंश्योरेंस का जो रेगुलेटर है हमारी कंट्री के अंदर विच इज़ IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दे हैव इंट्रोड्यूस अ प्लान कॉल्ड बीमा ट्रिनिटी। बीमा ट्रिनिटी नाम से उन्होंने एक प्लान निकाला है। तो अब जानते हैं ये बीमा ट्रिनिटी क्या है। तो इस बीमा ट्रिनिटी मतलब इसके तीन कॉम्पोनेंट्स है या तीन पिलर्स हैं। आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। फर्स्ट इज बीमा सुगम, नेक्स्ट इज बीमा विस्तार, थर्ड इज बीमा वाहक। ये तीन पिलर्स हैं इसके, इनको जानते हैं क्या क्या है ये। पहला है बीमा सुगम। तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे इंश्योरेंस और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, इंश्योरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो लोग हैं वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। और यहाँ पे कोई भी कस्टमर आ सकता है, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी जो इंश्योरेंस से परचेज करना है वो इजीली परचेज कर सकता है। जस्ट लाइक पॉलिसी बाजार आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर्स भी हैं, आप उनमें से जो जो भी आपको ठीक लगता है वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। राइट, सो एक वन स्टॉप शॉप है कस्टमर्स के लिए कि जितने भी इंश्योरेंस रिलेटेड नीड्स जो हैं वो इस पोर्टल पे कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बीमा विस्तार है। तो ये बेसिकली एक बंडल्ड रिस्क कवर है या एक बंडल्ड इंश्योरेंस स्कीम है जिसके अंदर आपको लाइफ से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं सबके लिए इंश्योरेंस मिलेगा। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस मिल जाएगा, या जैसे कोई एक्सीडेंट के अगेंस्ट इंश्योरेंस मिल गया, या ट्रैवल इंश्योरेंस मिल गया। राइट, सो ऐसा जो भी आपका आप सोच सकते हो जिस भी चीज़ के अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस चाहिए, तो एक बंडल्ड इंश्योरेंस आपको एक साथ मिल जाएगा। आपको अलग अलग से ये इंश्योरेंस बार बार परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, सो दैट इज़ बीमा विस्तार। थर्ड जो है बीमा वाहक। तो ये एक वुमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव है इन द सेंस कि यहाँ पे वुमेन जो है इन ईच ग्राम सभा, मतलब कुछ वुमेन्स को अपॉइंट किया जाएगा इन ईच ग्राम सभा, जहाँ पे वो गांव की जो महिलाएं हैं या जो गांव में जो घर है जहाँ पे महिलाएं हेड है उनको कन्विंस करेंगी ताकि वो लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट को परचेज करें। ठीक है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज करने से क्या है, कोई भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो सब चीज़ें थोड़ी कम होगी और ऐसे में लोग जो है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, यही बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योरेंस का। राइट, तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए बीमा वाहक जो हैं वो कुछ महिलाओं को हर ग्राम सभा में अपॉइंट किया जाएगा ताकि वो इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है या जो इंश्योरेंस के अवेयरनेस है उसको रेज करें अमंग द रूरल हाउस होल्ड। क्लियर, तो ये थी बीमा ट्रिनिटी। अब करंट स्टेटस थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया के बारे में। तो इंडिया जो है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम मतलब जब भी आपको इंश्योरेंस परचेज करते हो तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। राइट, अब वो एनुअल हो सकता है, मंथली हो सकता है, या फिर वन टाइम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने किस टाइप का इंश्योरेंस लिया है। तो उसके प्रीमियम के टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो टोटल इंडिया के अंदर लोग प्रीमियम पे करते हैं उसके टर्म्स में वी आर द 10th लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंश्योरेंस ग्लोबली। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। बट अभी क्योंकि पॉपुलेशन का साइज अगर देखा जाए तो उसमें हम ऑलमोस्ट फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं, लेकिन जो इंश्योरेंस जो लोग ले रहे हैं उसमें हम 10th नंबर पे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो इससे रिलेटेड दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए, एक है इंश्योरेंस डेंसिटी और दूसरा है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ये दोनों टर्म आपको पता होने चाहिए, क्या डिफरेंस होता है इनमें। इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू द होल पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन कंट्री इन अ गिवन ईयर। राइट, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो एक साल में जितने लोग इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, तो इससे हमें इंश्योरेंस डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब कितना लोग जो है वो एक्चुअली इंश्योरेंस यूज कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इसका क्या मतलब है, रेशियो ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू द जीडीपी। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो डेंसिटी थी वो डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन है। ठीक है, टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन है, वो आपके पास डेंसिटी होता है। और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, तो इट इज टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम डिवाइडेड बाय जीडीपी।
ठीक है, कई बार बहुत बार देखा गया है कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि डेंसिटी कौन सा है और पेनिट्रेशन में कौन सा आएगा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रखो पेनिट्रेशन में पी है तो आपको जीडीपी के अंदर लास्ट में पी दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कुछ निमोनिक बना के याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। क्लियर, इसलिए ये चीज़ बताना ज़रूरी था। अब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की इंडिया के अंदर बात करें तो ये जो नंबर है ये बढ़ रहा है, बट स्टिल अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे जो इमर्जिंग मार्केट्स उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। तो इंडिया में द इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज ओनली 3.2%। ठीक है, तो ये नंबर काफ़ी लो है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। राइट, अब कुछ और एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड न्यूज़ में, बट आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा नंबर काम के हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर थोड़ी सी ये डिटेल हमारे काम आ सकती है, जैसे इंडिया के अंदर एक हेल्थ प्रोटेक्शन गैप है ऑफ 73%। यानी जो 73% लोग हैं उनको एक प्रॉपर जो इंश्योरेंस होना चाहिए उनके पास वो नहीं है। राइट, तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड एक और टर्म आती है विच इज़ कॉल्ड द मिसिंग मिडिल। मिसिंग मिडिल का क्या मतलब है? जो सबसे गरीब लोग हैं, ठीक है, लो इनकम जो लोग हैं और जो हाई इनकम लोग हैं, वो हमेशा इंश्योरेंस से कवर्ड रहते हैं। इन द सेंस लो इनकम वालों के लिए तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती रहती है ना, जैसे आयुष्मान योजना हो गया, तो इस सबसे जो लो इनकम वाले ब्रैकेट वाले लोग हैं वो तो कवर हो जाते हैं। ठीक है, ऑल्दो उन्हें अवेयरनेस नहीं है उसे एक्सेस कैसे करना, उसकी इन्फॉर्मेशन की कमी है, बट ओवरऑल देखा जाए तो दे आर कवर्ड बाई सर्टेन गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। सिमिलरली जो हाई इनकम वाले लोग हैं उनको उनकी कंपनीज के थ्रू या उन्हें इतनी नॉलेज होती है कि वो पहले से इंश्योरेंस लेके रखते हैं। लेकिन जो मिडिल इनकम लोग हैं, ठीक है, ये अवेयरनेस की भी कमी होती है, दूसरा इनकम भी नहीं होती। ठीक है, कई बार उन्हें लगता है कि इनकम इतनी नहीं है कि हम इंश्योरेंस के अंदर डालें उस पैसे को। राइट, सो वो जनरली अवॉइड कर देते हैं इंश्योरेंस को। तो अवेयरनेस की भी कमी है और एक्सेस की भी कमी है। राइट, उन्हें सही प्रोडक्ट मिले ताकि वो जो भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसे टैकल कर सके। फॉर दैट रीजन ये जो बीमा ट्रिनिटी है ये काफ़ी हेल्प करेगा इन टारगेटिंग द मिसिंग मिडिल। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बीमा ट्रिनिटी जो है इस चीज़ को केटर करेगा कि जो मिडिल इनकम ग्रुप जो लोग हैं जिन्हें थोड़ी अवेयरनेस की कमी रहती है या फिर एक्सेस की कमी रहती है उनको टारगेट करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस के अंदर आ पाए। फिर बाकी अगेन जैसे नेचुरल कैटास्ट्रॉफ इंश्योरेंस होता है, मतलब कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है उसके अगेंस्ट भी आप इंश्योरेंस ले सकते हो, लेकिन इंडिया के अंदर केवल 5% जो लोग हैं उनके पास नेचुरल कैटास्ट्रॉफ के अगेंस्ट इंश्योरेंस है। मतलब जैसे गाड़ियों में होता है, कई बार गाड़ियों में ना कोई फ्लड आ गया या बहुत ज़्यादा बारिश का हो गया और ऐसे में वाटर लॉगिंग हो गई, तो ऐसे में बहुत सारी जो गाड़ियों के जो इंश्योरेंस बेचे जाते हैं उनमें वो इंजन प्रोटेक्शन नहीं होता। ठीक है, अगेंस्ट फ्लडिंग या वाटर लॉगिंग। तो ज़्यादातर जो लोग हैं इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि अगर कभी फ्लड जैसी सिचुएशन आया या हैवी वाटर लॉगिंग हो गया तो उनका जो इंश्योरेंस है उन्हें कवर नहीं करेगा। राइट, तो ये चीज़ें हैं जो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि नेचुरल कैटास्ट्रॉफ जो इंश्योरेंस है 95% पॉपुलेशन के पास कोई है ही नहीं ऐसा इंश्योरेंस। राइट, तो ये सब चीज़ें आप मेंस में लिख सकते हो, बाकी प्रीलिम्स में इस पार्ट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आगे चलते, नेक्स्ट देखो। अब हमारे इंश्योरेंस जो सेक्टर है जिसका रेगुलेटर IRDAI है उसके बारे में ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी वापस से ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इन्होंने रिलैक्स कर दिया नॉर्म फॉर द श्योरिटी बॉन्ड्स। ठीक है, अब श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो श्योरिटी बॉन्ड बेसिकली एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि कोई तीसरा पार्टी किसी ट्रांजैक्शन में वो गारंटी लेता है, इन द सेंस लेट्स से ए और बी के इन दोनों ने कोई एग्रीमेंट किया। राइट, तो इसमें एक थर्ड पार्टी लेट्स से सी आ जाएगा, सी बोलेगा कि ठीक है ए और बी ये एग्रीमेंट कर रहे हैं और मैं ये गारंटी लेता हूँ बी जो है ये जो सेड काम है जिस काम के लिए एग्रीमेंट किया गया वो काम को करके देगा। ठीक है, तो इस तरीके से सी जो है वो एक इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड भरता है। ठीक है, तो ये क्यों भरवाया जाता है? ताकि लेट्स से बी कभी भाग जाए, या पैसे लिए भाग गया या फिर काम नहीं किया और फिर भाग गया, तो ऐसे में ए के पास उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक पार्टी है जिससे वो एग्जीक्यूट करा सकता है उस काम को। ठीक है, अब वो उससे कंपनसेशन वगैरह ले सकता है, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का एग्रीमेंट बनाया गया। ठीक है, तो बेसिक एम यही है कि दो पार्टीज हैं एक दूसरे में ट्रस्ट बना रहे, उसके लिए एक थर्ड पार्टी को लेके आते हैं, दैट इज द इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड। ठीक है, तो ये वर्बैटिम में पढ़ देता हूँ। इट इज अ 3 party contract by which one party, which is the surety,
guarantees the performance or obligation of the second party to the third party, the obligee. तो ये तीन पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है कि जो दो पार्टीज है वो आपस में काम करके देगी और इसका जो श्योरिटी है वो थर्ड पार्टी दे रहा है. क्लियर? तो ये एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट की तरह काम करता है स्पेशली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, राइट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. वैसे आप और भी कामों के लिए यूज़ कर सकते हो, बट मेजरली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर इसे यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे IRDAI ने अभी जो श्योरिटी बॉन्ड्स के जो नॉर्म्स हैं उनको रिलैक्स कर दिया, जिससे कि ये जो श्योरिटी इंश्योरेंस मार्केट है इंडिया के अंदर अब बढ़ेगा. क्लियर? और इसको कैसे चेंज किया गया? तो द इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स अलाउड बाय IRDAI इन अप्रैल हैज़ बीन ब्रॉड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ बैंक गारंटीज. ठीक है. पहले इसकी जगह बैंक गारंटीज दिए जाते थे कि जो पार्टीज थे उनके बिहाफ पे उनका जो बैंक था वो गारंटी देता था कि ये पर्सन जो है काम कर देगा, अदरवाइज जो भी इसमें पेनल्टी वगैरह है वो मैं भरूंगा. तो यहाँ पे अब कोई थर्ड पार्टी है उसके बिहाफ पे आकर काम कर सकते हैं. ठीक है. अब IRDA के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो एज यू ऑल नो वॉचडॉग है हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में, और इसके अलावा दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब दिस हैज़ बीन फॉर्म बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये IRDAI एक्ट 1999 से बना था. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद के अंदर है. और किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और फर्दर डिपार्टमेंट कौन सा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है. तो सारा का सारा जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हों, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हों, इंश्योरेंस ब्रोकर हों, पॉलिसी होल्डर्स हों, इन सब से रिलेटेड जो भी काम है वो RDI देखता है. ठीक है. तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म. तो इसमें अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं, ये नंबर कोई काम के नहीं है. बस एक चीज़ पता होना चाहिए, आयुष क्या है. क्या अपने को ये भी पता है आयुष का इंडिया के अंदर एक अब सेपरेट मिनिस्ट्री है. तो आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, बट इट ऑल्सो इंक्लूड सम अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस लाइक सोवा रिगपा. ठीक है. तो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इन सब के बारे में जानना है आपको. ठीक है. ये सोवा रिगपा कौन सी कंट्री से आता है, कौन से रीजन से आता है. ठीक है. ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूनानी क्या है, सिद्धा क्या है, राइट. बाकी आयुर्वेदा, योगा, होम्योपैथी के बारे में तो सबने ही आम लाइफ में सुना ही होगा, बट सोवा रिगपा, थोड़ा यूनानी, सिद्धा, ये चीज़ों के बारे में थोड़ी कम नॉलेज होती है. तो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा इसके बारे में फिगर आउट करना. ठीक है. अब आगे चलते हैं. अब मेडिकल टूरिज्म वगैरह का नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस अपने लिए एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें ये काम किए. ये इंडिया के अंदर अभी पहला या वर्ल्ड का जो है WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ, राइट. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट. तो आपको पता है इंडिया के अंदर ये नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस वर्ल्ड जो एक हेल्थ केयर है उसमें काफ़ी डिफिशियंसी है, राइट. तो उस डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए एटलीस्ट एक प्राइमरी लेवल पे हम लोग जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलकर लॉन्च किया फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट. इसका थीम था टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, और ये हुआ कहाँ पे था? तो दिस हैपेंड इन द गांधीनगर, गुजरात. क्लियर? तो इसी लोकेशन से फिर एक डिक्लेरेशन भी निकला विच इज़ कॉल्ड गुजरात डिक्लेरेशन. तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए गुजरात डिक्लेरेशन विद रिगार्ड्स टू WHO क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट. ठीक है. तो ये काम का था. बाकी मेडिकल टूरिज्म कोई खास चीज़ नहीं थी इसमें समझने लायक, राइट. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखो. ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक देखो. अब ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो डिसरप्शन UPI ने डिजिटल पेमेंट में किया था, राइट. हम लोगों ने एक ओपन नेटवर्क बना लिया था जिससे अब जो पेमेंट है दैट वाज नॉट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. यानी आप चाहे अगर पेटीएम यूज़ कर रहे हो और किसी के पास फ़ोन पे, तो एक दूसरे को आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, राइट. जो ट्रांजैक्शन था दैट वाज नॉट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, और ये चीज़ UPI ने इंश्योर करा कि किसी एक जो मार्केट प्लेयर है उसका मोनोपोली ना हो डिजिटल पेमेंट में. अब उसी सेम तरीके से ONDC को लाया गया, और इसका मेन एम ये है कि ये जो E-कॉमर्स सेक्टर है यहाँ पे अभी बड़े बड़े टेक जाइंट जो है रूल कर रहे हैं, इनका जो डिपेंडेंस है ये कम हो, राइट. तो इनिशियली या जनरली होता क्या है, एक प्लेटफॉर्म में लेट्स से अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, एक तरफ जो है देयर आर सेलर्स, दूसरी तरफ बायर्स हैं, राइट. अब ये प्लेटफॉर्म के बिना ये ट्रांजैक्शन कर पाना नामुमकिन है अभी के सिनेरियो में, राइट.
तो इसलिए प्लेटफॉर्म का रोल काफ़ी क्रिटिकल है अभी, और इसलिए काफ़ी हेफ्टी अमाउंट या काफ़ी हाई जो प्राइस है ये प्लेटफॉर्म चार्ज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे रिव्यू शॉपिंग एक मैल प्रैक्टिस है कि कुछ लोगों को अच्छे रिव्यू दे देते हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्होंने बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को पे कर रखा होता है उनके प्रोडक्ट्स को ऊपर रिव्यू करते हैं। और एक और नई चीज़ करने लगे हैं कि आजकल जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है वो ये प्रोडक्ट खुद बनाने लग जाते हैं। जैसे अमेजोन में देखा होगा, अमेजोन अपने खुद के ब्रांड नेम से कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, राइट। सो जो सेलर पहले वो सामान बेच रहे थे, नाउ दे विल गो आउट ऑफ बिजनेस बिकॉज वो प्लेटफॉर्म खुद ही उस टाइप का सामान बेच रहा है, राइट। तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए और ये जो डिपेंडेंस है इस प्लेटफॉर्म पे, इसको कम करने के लिए हम लोगों ने ONDC बनाया है। अब ये जो बायर है और जो सेलर है, दोनों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, राइट। तो सपोज जो सेलर है उसके पास अमेजोन का ऐप है, राइट, लेकिन जो बायर उसके पास फ्लिपकार्ट का ऐप है, तो भी ट्रांजैक्शन ये दोनों कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कौन सा इनको ट्रांसपोर्ट डिलीवरी कौन सा चाहिए वो सब भी ये चूज कर सकते हैं, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन बायर और सेलर दोनों को मिल जाएगा और इससे ये जो डिपेंडेंस है प्लेटफॉर्म पे ये कम हो जाएगा, ठीक है। दिस वॉज अबाउट ONDC। अब थोड़ा सा देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। बिकॉज नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंप्लायंस सिस्टम एज एक प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया फॉर ONDC। अब ये नेटवर्क ऑपरेशन और कंप्लायंस सिस्टम का मतलब क्या है? तो दिस वुड प्रोवाइड अ रिकंसिलिएशन एंड सेटलमेंट सर्विसेज फॉर ट्रांजैक्शन अंडरटेकन ऑन ONDC नेटवर्क। तो ये बेसिकली जो भी पेमेंट होगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको सेटल कैसे करना है। एक बार आपने सामान परचेज कर लिया, उसके अगेंस्ट ट्रांजैक्शन जो भी आप पेमेंट करोगे तो वो जो सेलर है उसके अकाउंट में कैसे जाएगा, ठीक है, या अगर कोई रिफंड आना तो वो आपके अकाउंट में कैसे आएगा। तो उस सब चीज़ों को केटर करने के लिए नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंप्लायंस सिस्टम बनाया है। और किसने बनाया है? NPCI भारत बिल पे लिमिटेड ने। सो यू शुड रिमेंबर कंपनी का नाम क्या है और ये प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया है, राइट। अब थोड़ा सा ONDC के बारे में और थोड़ी सी डिटेल पता होना चाहिए। एक तो ONDC क्या है और क्या नहीं है, राइट, यू शुड नो दीज एस्पेक्ट। पहला एक तो ओपन नेटवर्क है, मार्केट और कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव इन द सेंस के मार्केट के दोनों प्लेयर्स, चाहे बायर है चाहे सेलर है, सब इसके ऊपर होंगे। और एक सेंट्रल इंटरमीडियरी की जो डिपेंडेंस थी उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल कॉमर्स को एक्सपैंड करेगा। और क्या नहीं है? तो इट्स नॉट अ गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी, इसका काम रेगुलेशन का नहीं है, ये केवल एक मार्केट प्लेस है, राइट। और कोई एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म या कोई सेंट्रल इंटरमीडियरी की तरह ये नहीं काम करेगा, राइट। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, ONDC लॉन्च किसने किया था? तो दिस वाज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, विच वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर ई-कॉमर्स से रिलेटेड, राइट, नॉट जस्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट, और भी बहुत सारे जैसे नाइका हो गया फॉर फैशन प्रोडक्ट्स, राइट, मिंत्रा, और ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इनको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कराने में हेल्प कराना पड़ेगा, राइट। तो वो जो काम है दैट हैज़ बिन गिवन टू द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये डिटेल्स है जो इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो दिस वाज ONDC। चलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर पे, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। तो दिस वाज इन न्यूज़ बिकॉज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जो अथॉरिटी है उन्होंने नोटिफाई किया नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान फॉर 22-32, ठीक है। तो 10 सालों का जो प्लान है वो एक तैयार किया है। और ये तैयार क्यों किया इन्होंने प्लान? तो बेसिकली हमारा एक एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, उसके अंदर क्लियरली मैंडेटेड है कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उन्हें हर जो नेक्स्ट 5 साल है उनके लिए एक इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी या प्लान लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इन्होंने अगले जो 10 सालों का रोड मैप है वो दे दिया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब थोड़े से ट्रेंड्स देख लेते हैं। एक तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन, तो यहाँ पे राइजिंग एनर्जी डिमांड है और अभी तो EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ट्रांजिशन हो रहा है, राइट। फॉर दैट रीज़न इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंडिया में एनुअली बढ़ रही है, राइट। नेक्स्ट, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो अभी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का जो प्लान है बाय द ईयर 26-27,
तो वहाँ पे हमारे जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी है दैट विल राइज अप टू 57.4%। ठीक है, तो माइंड यू दिस वुड बी द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, राइट। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब ये नहीं कि उतना ही हम लोग यूज़ कर रहे हो, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में आप देखोगे कि हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी अराउंड 35% टू द टोटल एनर्जी मिक्स बाय 26-27। ठीक है, तो जो बेसिकली हम लगाने के बाद, रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स लगाने के बाद उनसे जितनी इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में निकलेगी दैट वुड कंस्टिट्यूट अराउंड 35% ऑफ द टोटल एनर्जी मिक्स। ठीक है, ये क्लियर रखना। इसके अलावा हमारा जो कार्बन एमिशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, राइट। जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग से जो कार्बन निकलता है CO2 की फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में, ये जो एमिशन है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। नेक्स्ट, एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। आपको पता है हमारा एक टारगेट भी है पंचामृत के अंदर दैट वी वांट टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी बाय 45%। अब जब 45% रिड्यूस करना है तो उसके लिए कोई ईयर होगा जिससे उसे रिड्यूस करना है, तो दैट ईयर वुड बी 2005। तो 2005 में एमिशन का जो लेवल था उससे हम 45% रिडक्शन कर देंगे। क्लियर, ये पता होना चाहिए। और अभी तक इसके अंदर जो हम लोगों ने प्रोग्रेस किया दैट इज़ अराउंड 24%। हम लोगों ने एमिशन कम कर दिया, बट स्टिल उतना ही और डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है या कवर करना है, क्योंकि 45% जो टारगेट है वो 2030 तक अचीव करना है हमें। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल इंडिया का जो एनर्जी मिक्स है, तो अभी भी कोल का जो डिपेंडेंस है वो 50% से ज़्यादा है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट या बड़ा एरिया आ जाता है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विच कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 39% ऑफ द टोटल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो याद रखना 51% कोल है, 39% रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी हम देखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद जो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे एनर्जी के लिए दैट इज़ गैस। जो गैस वगैरह से हम लोग टरबाइन रन करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिग्नाइट है, एंड देन न्यूक्लियर एनर्जी से केवल 2% है। ठीक है, तो बहुत कम है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो एनर्जी इंडिया में जनरेट हो रही है, राइट। और ये पता होना चाहिए बिकॉज रिसेंटली इंडिया ने अपना जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसको चालू किया है। फॉर दैट रीज़न यू शुड नो कि कितना इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली आ रहा है न्यूक्लियर से। और लास्टली फिर डीजल जो है एक बहुत छोटा अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है। तो ये था टोटल एनर्जी मिक्स, राइट, टोटल एनर्जी मिक्स। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का क्या सिचुएशन है। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा है सोलर एनर्जी 34%, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो 30% पे आ जाता है। देन नेक्स्ट विंड है 26%। ठीक है, तो टॉप 3 अगर बोले तो सोलर, फिर हाइड्रो और विंड। ठीक है, ये टॉप 3 रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्मॉल हाइड्रो भी है और बायोमास से भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स या की कंपोनेंट्स हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स के अंदर। ठीक है, सो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कौन ज़्यादा है कौन कम है, ऐसे भी सवाल बन सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बारे में देख लो। इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कि एक एक्ट से बना है, और एक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का, तो उसके अंडर ये बना है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, राइट। और इसका मेन काम यही है कि इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो सेक्टर है से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है सभी को मैनेज करने का काम करता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए इसमें। बाकी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे चल सकते हो। नेक्स्ट देखो, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स चार्जेस, राइट। सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने वेव ऑफ कर दिए इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस ऑन ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट फॉर 25 ईयर्स, राइट। सो बेसिकली ये जो चार्जेस थे ये लिए जाते थे फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो जब भी कोई ट्रांसपोर्ट होता था इलेक्ट्रिसिटी का तो उसके ऊपर ये चार्जेस लगाए जाते थे। अब गवर्नमेंट ने ये चार्जेस वे ऑफ कर दिए इन 3 सेक्टर्स के लिए, या ये जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम दीज 3 एरियाज। तो इसको वेव ऑफ किया, बाकी जो है चार्जेस अभी लग रहे थे वो वैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी एक और टाइप ऑफ एनर्जी के ऊपर
वेव ऑफ किए गए थे, तो वो पता होना चाहिए। कोई भी न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी ये चार्जेस जो थे ये वेव ऑफ कर दिए गए थे। ठीक है, तो इतना ही पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन करते वक्त एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये जो है चार्जेस लगते थे, बट अब कुछ एनर्जी सोर्सेज के ऊपर विच इंक्लूड्स ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया, इनके ऊपर ये चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, अब ऑफशोर विंड क्या होता है बेसिकली, एक तो हो गया कि हम लोगों ने लैंड के ऊपर जो हमारे इंडिया का जो टेरिटोरियल लैंड है उसके ऊपर लगा रखा है कहीं पे, तो वो तो ऑनशोर हो गया। लेकिन अगर हम समुद्र में लगा रहे हैं, क्योंकि समुद्र में जगह काफ़ी है हमारे पास, वहाँ पे इन्हें लगा सकते हैं और विंड भी अच्छी आती है वहाँ पे अगर लगा लेते हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑफशोर विंड। ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्रीन अमोनिया भी हम लोग आई थिंक डिस्कस किया है। तो ग्रीन अमोनिया बेसिकली क्या है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। आप लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करी, कैसे करी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, उससे ग्रीन हाइड्रोजन मिली और ग्रीन हाइड्रोजन को फर्दर रिएक्शन करवा के आपने ग्रीन अमोनिया बना लिया। ठीक है, तो उससे काम कहाँ आ सकता है, ये ट्रांसपोर्ट में काम आ सकती है, स्टोरेज में काम आ सकती है, फ्यूल की तरह काम हो सकता है, फर्टिलाइजर बनाने में हेल्प हो सकती है ग्रीन अमोनिया से। ये सब चीज़ें हैं जिसमें ग्रीन अमोनिया हेल्प कर सकती है। राइट, तो इतना ही था इसमें जानने लायक, और इससे ज़्यादा आई थिंक डिटेल में कुछ पूछ नहीं सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कुछ इनिशिएटिव और देखते हैं पावर सेक्टर में। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए हैं टू स्टेट्स फॉर रिफॉर्म इन द पावर सेक्टर। तो ये इनफैक्ट काफ़ी समय से ये जो स्कीम है ये चल रही है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अलाउ किया है स्टेट्स को दैट दे कैन टेक एडिशनल बोरोइंग रेंजिंग फ्रॉम 0.25% to 0.5% of the ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनुअली। ठीक है, तो ये काफ़ी समय से चल रहा है, यानी ड्यूरिंग कोविड ही ये चीज़ चालू कर दी थी गवर्नमेंट ने कि अब जो स्टेट्स हैं वो अपना जो बोरोइंग लिमिट है उसको एक्सीड कर सकते हैं। ठीक है, और बोरोइंग लिमिट किसके हिसाब से एक्सीड करना है, तो जो स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उससे दे कैन इंक्रीज देयर बोरोइंग अप टू 0.25% से लेके 5%, 0.5%। इस रेंज तक वो एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं, और ये जो FRBM और उसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन था वो नहीं लगेगी। ये बोरोइंग अलाउड कर दिए, लेकिन ये बोरोइंग तभी कर सकते हो जब आप रिफॉर्म करोगे पावर सेक्टर में। तो वो क्या क्या रिफॉर्म करने हैं, तो यू शुड नो कि एक तो जो डिस्कॉम्स होते हैं, डिस्कॉम मतलब प्राइवेट, या सॉरी नॉट जस्ट प्राइवेट, वो पब्लिक भी हो सकती है। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो भेज रहा है कंपनी, दोज आर डिस्कॉम कंपनीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो लॉसेज हैं बहुत ज़्यादा हाई है, अक्रॉस वेरियस स्टेट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है, और इनमें बहुत ज़्यादा करप्शन, बहुत ज़्यादा लॉसेज और बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी है। राइट, सो उस चीज़ को आप रिफॉर्म करिए, उसके टाइमली ऑडिट करिए, उनके जो फाइनेंशियल अफेयर्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी रखिए, और जो भी स्टैट्यूटरी और जो लीगल रेगुलेटरी कंप्लाइंस है वो सब इंश्योर करवाने हैं थ्रू दीज डिस्कॉम्स। तो अगर आप ये करते हो तो आप एडिशनल बोरोइंग कर सकते हो एज पर दिस न्यू स्कीम। फिर चलते हैं एक टॉपिक, देखो मार्केट कपलिंग। तभी यूनियन पावर मिनिस्टर ने डायरेक्ट किया है CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन को, so that they initiate the process of market coupling of power exchanges। राइट, अब ये मार्केट कपलिंग क्यों किया जा रहा है और पावर एक्सचेंजेस क्या है के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे आप स्टॉक जो है एक बायर सेलर आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं कंपनी के स्टॉक्स, उसी तरीके से पावर या जो इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट्स हैं उनको भी एक्सचेंज के ऊपर खरीदा या बेचा जा सकता है। राइट, तो ये जो पावर एक्सचेंजेस है इंडिया में कितने टाइप के हैं आपको पता होना चाहिए। वी हैव ब्रॉडली 3 पावर एक्सचेंजेस इन इंडिया, विच इज द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, फिर है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, एंड देन थर्ड इज हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड। तो ये 3 एक्सचेंज है हमारे पास रिलेटेड टू पावर, यहाँ पे पावर या उसकी जो यूनिट्स है वो बेची जाती हैं या खरीदी जाती हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सी जो कंपनी है उसका ज़्यादा बड़ा शेयर है। तो ये जो IEX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, करंटली एंजॉयज अ मोनोपोली विद ऑलमोस्ट 90% शेयर इन द इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बाइंग एंड सेलिंग होता है स्टॉक्स के ऊपर,
सॉरी एक्सचेंज के ऊपर, उसमें 90% जो ये ट्रेड हो रहा है वो IEX पे हो रहा है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे हो रहा है। एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे, इनके अक्रॉस जो रेट्स था वो थोड़ा डिफरेंट चलता था एनर्जी का, राइट। सो एक कहीं ना कहीं प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी उसमें बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। फॉर दैट रीज़न मार्केट कपलिंग करना ज़रूरी है, ताकि चाहे कोई भी पावर या कोई भी बायर हो या कोई भी सेलर हो, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर बेच रहा हो, उसका जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी का वो सेम मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज मेरी कंपनी है, लेट्स से ABC मेरी कंपनी है, मैं उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट कर सकता हूँ, मैं उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और दोनों में मार्केट कपलिंग होती है, इन द सेंस कि अगर मेरा मार्केट शेयर लेट्स से मैंने 1,000 रुपये का लॉन्च किया, तो अराउंड 1,000 रुपये का ही वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेड करेगा और 1,000 रुपये का ही वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेड करेगा। अगर दोनों में डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, लेट्स से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे वो NSE पे अलग रेट पे बिक रहा है, BSE पे अलग रेट पे बिक रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे बायर BSE पे चले जाए और NSE से कोई खरीदे ही ना उस स्टॉक को, क्योंकि रेट डिफरेंट चल रहा है, राइट। सो ऐसी डिस्क्रिपेंसी ना हो, सभी प्लेटफॉर्म्स के अक्रॉस जो रेट है वो एक रेट मिलना चाहिए, ताकि जो बायर है उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि वो कहीं से भी परचेज कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। फॉर दैट रीज़न जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने डायरेक्ट किया है कि ये जो डिफरेंट मार्केट एक्सचेंजेस है इसके अक्रॉस जो पावर है तो मार्केट कपलिंग कर दो, ताकि एक ही रेट मिले, राइट। अब ये जो मार्केट कपलिंग का जो फंडा है, दिस इज इन लाइन विद द ब्रॉडर आइडिया ऑफ वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस फ्रेमवर्क, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। वन नेशन से बहुत सारे हम लोगों ने टेक्निक्स निकाल दी, जैसे वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो वैसे ही पावर के लिए भी अब हमारे पास है वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन प्राइस, ठीक है। तो ये जो मार्केट कपलिंग वाला जो है दैट विल इंश्योर कि वन प्राइस जो है, पूरा जो पावर सेक्टर है उसका एक वन प्राइस मिले हमें अक्रॉस इंडिया। तो दिस फ्रेमवर्क बाय इम्प्लीमेंटिंग द मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म। अब ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड विद द पावर सेक्टर, और इसमें एक सेंट्रलाइज शेड्यूलिंग होगा, जिसके थ्रू ईयरली बेसिस पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिकली सेंडिंग है या जो डिस्पैचिंग है वो हो पाएगा, बोथ एट इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, यानी बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स और जो विद इन स्टेट, उन सब लेवल्स के ऊपर हम लोग ये जो पावर है इसको डिस्पैच कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था मार्केट कपलिंग फॉर पावर सेक्टर। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट एक्ट, ये कोई काम अमेंडमेंट रूल्स है बेसिकली, तो ये इतना काम का नहीं है, कैन स्किप दैट। नेक्स्ट देखो, आपको पता होना चाहिए पुष्प पोर्टल क्या है। पुष्प पोर्टल या हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल, तो ये पुष्प पोर्टल इज अगेन रिलेटेड टू पावर, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी इसे लॉन्च किया है टू इंश्योर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ड्यूरिंग पीक डिमांड सीजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की हमारी कंट्री में डिमांड कब बढ़ जाती है, ड्यूरिंग द समर सीजन, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी अपने पीक को हिट कर जाती है, ऐसे में जो डिस्कॉम कंपनीज है अगर उनके पास उतना सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें लोड शेडिंग करनी पड़ती है। लोड शेडिंग मतलब पावर कट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि लोगों को पावर शेडिंग करनी पड़े या कंपनीज को पावर शेडिंग करनी पड़े, तो इसके लिए उन्हें जब पीक डिमांड आने वाली होती है तब उन्हें एक्स्ट्रा पावर पहले से ही अपने पास रिक्वेस्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब उन्हें एक्स्ट्रा पावर जो उन्हें अपने पास रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये जो पावर डिस्कॉम्स है इनको इंडिकेट करना पड़ेगा अपना जो भी सरप्लस पावर है डिमांड, इन एक टाइम फ्रेम के अंदर रख सकते हैं कि दिन में उन्हें कितना चाहिए, ग्रुप ऑफ डेज में उन्हें कितना चाहिए, और मंथ में सपोज कितना चाहिए। तो इस हिसाब से उनका जो भी सरप्लस पावर का जो डिमांड है जो उन्हें चाहिए होगी, जो वो एंटिसिपेट करके बता सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसके हिसाब से उन्हें जो जनरेटिंग कंपनीज है उनसे कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। तो डायनामिक होगा, और जो लोड शेडिंग या जो बिजली काटने वाला जो काम होता था वो नहीं होगा, राइट। तो लोगों को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने में एक तरीके से ये जो पुष्प पोर्टल है ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो यही था इसमें जाने लायक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेशनल गैस ग्रिड। तो अभी जो बिहार पोर्शन ऑफ बरवानी गुवाहाटी पाइपलाइन है विच कनेक्ट्स बिहार टू द नेशनल गैस ग्रिड हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो ये तो हो गया आपके लिए करंट अफेयर्स। बरवानी गुवाहाटी जो कनेक्शन था दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो अब जो बिहार है वो
नेशनल गैस ग्रिड से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो नेशनल गैस ग्रिड है क्या? तो ये 33,764 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल गैस का पाइपलाइन नेटवर्क है जो अक्रॉस द कंट्री हम लोग बिछा रहे हैं। ठीक है, और कौन इसको मैनेज कर रहा है? इसको मैनेज कर रहा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, PNGRB। ये जो बोर्ड है इसको मैनेज कर रहा है। तो इसके थ्रू क्या होगा? इंडिया के अक्रॉस जो नेचुरल गैस है सभी को एक्सेसिबल होगी। राइट, तो अभी करंटली हमारा जो फोकस है, हम लोग गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। राइट, तो उस डायरेक्शन में ये नेशनल गैस ग्रिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी जैसे बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स या सिटीज़ हो गए, वहाँ पे तो आप देखोगे कि हर हाउस होल्ड के अंदर अब गैस पाइपलाइन आ चुकी है। ठीक है, अब सिलेंडर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अभी भी बहुत पार्ट ऑफ इंडिया है जहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये गैस से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्रेजेंस नहीं थी। तो अभी ये गैस ग्रिड के थ्रू हम लोग यही इंश्योर कर रहे हैं, एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क बन जाए ऑफ गैस पाइपलाइन। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेक्ट पता होना चाहिए। ये जो नेचुरल गैस वाला जो पूरा काम है, दिस फॉल्स अंडर द यूनियन लिस्ट। ठीक है, जो लिस्ट 1 है उसके अंडर आता है, तो सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। राइट, इसके अलावा जो टारगेटेड एनर्जी मिक्स है गैस का, नेचुरल गैस का, हमारे टोटल एनर्जी मिक्स में दैट हैज़ टू राइज फ्रॉम 6.5% टू 15%। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ना, टोटल एनर्जी मिक्स में जो गैस से कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 6% था, बट अब उसे 6% से हम 15% कर देंगे बाय द ईयर 2030। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये जो हम लोगों ने बोर्ड के बारे में बात किया था, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसके बारे में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ एक बार। उसके बारे में पता होना चाहिए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बिकॉज इट वॉज एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट विच वॉज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। इसका मेन काम यही है कि जो एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू पेट्रोलियम एंड पेट्रोल प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस, उन सबको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, ये इसका काम है। इसके अलावा जो गैस एक्सचेंज है, राइट, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है वैसे ही हमारे पास गैस एक्सचेंज भी है, तो उसको भी मैनेज करने का काम यही करता है। इसके अलावा कोई सिटी के अंदर गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है, जब उसके चालू करना होता है तो उसकी ऑथराइजेशन भी यही बोर्ड देता है। और ये बोर्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। So these were the fact that you should know about the petroleum and natural gas regulatory board. अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट चैप्टर देखो। तो ये वाला थोड़ा बिजनेस इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें पहला टॉपिक जो है विच इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। तो ये आपने सुना ही होगा कई बार, और इस PTA के दौरान मैंने कई बार बोला है कि गवर्नमेंट का थोड़ा प्रो बिजनेस पॉलिसी रहा है। राइट, तो वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो आपको आइडिया आ जाना चाहिए प्रो बिजनेस से मतलब क्या है, कि थोड़ा बिजनेस फ्रेंडली करे। तो इसमें बहुत सारे जो क्रिमिनल ऑफेंसेस थे, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। राइट, तो डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब क्या है? कोई आपसे अगर प्रॉब्लम हो जाती है या आप नहीं कंप्लाई कर पाते हो, तो वहाँ पे आपको पेनल्टी लगेगी, आपको उसके लिए जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले उसमें जेल के भी प्रावधान थे, बट अब नहीं है। तो उस सेंस में थोड़ा बिजनेस फ्रेंडली हो गया कि अगर कोई गलती हो जाती है किसी से, लेट्स से, तो वो फिर बेसिकली वो जो फंड है कुछ पेनल्टी पे करके उसमें से निकल सकते हैं। ठीक है, अब जो CSR है इसके लिए बेसिकली इसको इनकॉपरेट करने के लिए या इसको लीगलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए CSR जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ मैंडेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 135 जो है उसके अंदर लिखा है, और जो शेड्यूल 7 है उसके अंदर ये बता रखा है कि कंपनीज, ये जो CSR है इसमें इसके अंडर क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया CSR का लीगल ऑब्लिगेशन। अब बात करते हैं CSR पे किसको करना पड़ता है। तो CSR ऐसी कंपनी को पे करना पड़ेगा जिसका या तो नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या नेट वर्थ जो है कंपनी की 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है। ये तीनों में से कोई क्राइटेरिया अगर वो में फॉल करता है तो फिर उसे अपना जो नेट प्रॉफिट है या पिछले 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% जो है वो CSR एक्टिविटीज़ में डोनेट करना पड़ेगा। राइट, सो इसके अलावा जो भी CSR में जो फंडिंग या CSR में जो डोनेशन आपने किया है उसकी डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। यानी कंपनी जो है CSR में जब भी स्पेंडिंग करेगी तो उसका डिटेल भी उन्हें देना पड़ेगा, और वो डिटेल कहाँ जाएगा?
तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक डेटाबेस है MCA 21, ठीक है, तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये डेटाबेस है MCA 21। उस डेटाबेस के अंदर बेसिकली बताना पड़ेगा कि कितना उन्होंने CSR में स्पेंडिंग किया। तो मिनिमम 2% करना है। कोई कंपनी चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम इट हैज़ टू बी 2%, ठीक है। जैसे कई कंपनीज है, जैसे टाटा हो गया, JSW हो गया, ठीक है, जिंदल स्टील, राइट, तो इन लोगों ने 2% से ऊपर भी किया, बट वो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 2% होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा प्रो बिजनेस पॉलिसी रहा है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो पहले क्रिमिनल ऑफेंसेस थे उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अब आपके ऊपर केवल पेनल्टी लगेगा। इसके अलावा लेट्स से अगर आपको किसी इंडिया के किसी फंड के अंदर पैसा डालना है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान कोष या क्लीन गंगा फंड या प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड या CM सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी PM केयर्स फंड, ये जो सारा फंड के अंदर अगर आप CSR के अंदर पैसा डालना चाहते हो तो वो भी अलाउड है, ठीक है। यानी अगर आप इन फंड्स के अंदर भी पैसा डालोगे तो वो भी CSR एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड रिसेंटली जो ट्रेंड्स हैं CSR स्पेंडिंग में वो हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगेन नंबर क्या है वो हमारे लिए काम का नहीं है, प्रीलिम्स में मेंस वगैरह के लिए देख लेना, बट प्रीलिम्स के लिए कोई काम का नहीं है। इसके अलावा कुछ और रीसेंट अमेंडमेंट करे गए थे, ठीक है, इस CSR के अंदर, जो हमें पता होना चाहिए। तो देखो CSR, आपको ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया है कि कुछ सोसाइटी से रिलेटेड जो काम है या उसके डेवलपमेंट के लिए कॉरपोरेट्स को पैसा देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली कॉरपोरेट जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है, राइट। तो समझ में तो आपको आ गया कि दिस इज़ अ गुड थिंग और ये होना भी चाहिए। लेकिन कई कंपनीज इसके अंदर भी करप्शन करती है, इन द सेंस कि वो CSR का जो पैसा है उसको घुमाकर वापस अपनी कंपनी के अंदर फंडिंग के तौर पे ले आती है, ठीक है। तो ऐसे जो माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ और इसके ऊपर रेगुलेशंस या रूल्स ऐड ऑन किए, राइट। तो इसीलिए हमारे पास ये CSR पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स 2021 है। तो उसमें एक चीज़ बोला गया, अगर कोई कंपनी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा स्पेंड करती है इन 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स अंडर CSR, मतलब पिछले 3 सालों के अंदर अगर आपने CSR के अंडर 10 करोड़ से ज़्यादा रुपए का खर्चा किया है तो आपको उसका इम्पैक्ट असेसमेंट भी कराना पड़ेगा, ठीक है। और ये इम्पैक्ट असेसमेंट जो है आप खुद नहीं करोगे, आप इसके लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हायर करोगे, ठीक है। तो इम्पैक्ट असेसमेंट हैज़ टू बी डन बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी व्हेन अ कंपनी हैज़ बीन स्पेंडिंग मोर देन 10 करोड़ रुपीज इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स अंडर CSR, ठीक है। और अगर लेट्स से आपका CSR फंड बचा रह जाता है, आपने उसे यूज़ नहीं किया, तो उसको मैंडेटरीली ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, एक ये और एडिशन है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब सपोज आपने CSR आपको करना है तो आप उसके लिए CSR के लिए कमेटी बनाओगे कंपनी के अंदर, राइट। तो ये कमेटी बैठेगी, कुछ डिसीजंस लेगी, तो ऐसे में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी होता है। बट दिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैज़ नॉट टू बी मोर देन और शेल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल CSR एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये भी एक टाइप का करप्शन था कि वो क्या करते थे, CSR के नाम पे सारा का ज़्यादातर काम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के तौर पे खर्चा दिखा देते थे, और ज़्यादा जो ग्राउंड पे या सोसाइटी में जो एक्चुअली डोनेशन या जो खर्चा था वो नहीं होता था, वो ज़्यादा ही अपने ऊपर ही खर्चा कर लेते थे। तो उसको भी लिमिट कर दिया गवर्नमेंट ने, केवल 5% जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होना चाहिए ऑफ द CSR एक्सपेंडिचर। और लेट्स से कोई ऐसा खर्चा है या ऐसा कोई लेट्स से काम है जो कि मल्टी ईयर्स स्पैन करता है, ठीक है। लेट्स से आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे कोई लेक रिजुविनेशन कर रहे हो आप किसी विलेज के अंदर, तो हो सकता है कि वो मल्टी ईयर्स प्रोजेक्ट हो। तो ऐसे में मल्टी ईयर्स प्रोजेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा या ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा, मीन्स अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट शेल नॉट एक्सीड 3 ईयर्स, ठीक है। वो 3 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, 3 साल में मान सकते हैं कि कोई भी काम जो है कंप्लीट हो सकता है, राइट। इसके अलावा जो CSR का जो कमेटी है उसको एक कमेटी बनाना पड़ेगा फॉर द अनस्पेंट CSR अमाउंट, जो पैसा नहीं खर्च किया आपने और CSR फंड में पड़ा हुआ है, उसके लिए आप एक कमेटी बैठाओ। और अगेन जो कॉस्ट है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह का, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2% ऑफ ऑल CSR एक्सपेंडिचर या 50 लाख रुपीज़। तो दोनों में से जो भी हायर होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। दोनों जो है 2% ऑफ CSR एक्सपेंडिचर या 50 लाख रुपीज़, इससे ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में खर्च नहीं होना चाहिए, राइट। दिस इज द
न्यू रूल्स दैट हैव बीन एडेड अंडर द CSR। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना इंडियन कंपनीज ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC के बारे में तो सभी ने सुना होगा IFSC के बारे में। तो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि अब इंडियन कंपनीज कैन डायरेक्टली लिस्ट ऑन द IFSC। इंडियन कंपनीज डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हैं अपने आप को ऑन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। तो इंडिया में आपको पता है कहाँ पे अपना IFSC, इट इज़ इन गुजरात गिफ्ट सिटी। वहाँ पे इंडिया का ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। तो वहाँ पे कंपनीज जो है डायरेक्टली लिस्ट कर सकती है अपने आप को। तो वैसे अगर हम बात करें अभी तक क्या रूल्स थे, बेसिकली कोई इंडियन कंपनी अगर फॉरेन फंडिंग उठाना चाहती है तो दे कैन नॉट डायरेक्टली लिस्ट देमसेल्व्स अब्रॉड विदाउट गेटिंग लिस्टिंग इन द डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगर आपको बाहर के किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है और वहाँ से पैसे उठाने हैं तो पहले आपको इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंजेस है उस पर लिस्ट होना पड़ेगा। लेकिन 2020 के अंदर सेंटर ने ये कंपनीज एक्ट को अमेंड कर दिया। अब इसके थ्रू मतलब इस अमेंडमेंट के थ्रू कोई भी इंडियन कंपनी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी अपने आप को लिस्ट करवा सकती है विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग इन डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट। ठीक है, इसके अलावा लेट्स से अगर फॉरेन फंडिंग उठाने के दो तरीके हो गए, या तो आप फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट हो जाओ, या फिर आपके पास एक और तरीका है कि आप जो है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये डिपॉजिटरी रिसीट्स का मतलब क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कोई डोमेस्टिक कंपनी बाहर से पैसा रेज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या होते हैं, फॉरेन बैंक्स जो होते हैं वो आपके शेयर्स ले लेंगे और उसके बदले में डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर देंगे। तो कोई भी इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है वो जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है उनको परचेज कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है इसके दो ब्रॉड कैटेगरीज है। ठीक है, ADR जो है दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ये आपको कब मिलती है, जब आप अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ से पैसा उठाते हो। ठीक है, तो जो अमेरिकन बैंक्स होते हैं वो बेसिकली आपको ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स देते हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स है दे जनरली मीन कि आप यूरोपियन जो स्टॉक एक्सचेंज है ये यूरोपियन बैंक से पैसा उठा रहे हो। ठीक है, तो ये क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए ADR और GDR के बीच में, राइट। अब IFSC क्या है, तो IFSC बेसिकली एक कंट्री के अंदर हम लोग एक ऐसा रीजन बनाते हैं, जैसे SEZ हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाया था कि हमारे डोमेस्टिक लैंड के अंदर एक ऐसी एंटिटी हम क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा एरिया क्रिएट कर देते हैं जिसे हम एक्सपोर्ट या फॉरेन टेरिटरी की तरह देखते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम चीज़ फाइनेंशियल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने IFSC बनाया है। तो ये बेसिकली बाहर के जो लोग हैं या इंडिया के जो लोग जो कि इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम है वो बेसिकली जैसे एक इंटरनेशनल एंटिटी के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे वो सब IFSC के अंदर लगेंगे। और इंडिया के अंदर अभी IFSC जो है वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के अंदर है, ये पता होना चाहिए। एंड दिस वाज एस्टैब्लिश थ्रू एन एक्ट। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एक्ट 2020 के अंदर हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 2019, राइट। सो ये पता होना चाहिए सारा का सारा जो भी फाइनेंशियल वर्किंग है, ठीक है, चाहे कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, या फंड रेजिंग हो, एसेट मैनेजमेंट हो, ये सारा जो काम है वो IFSC के अंडर होगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते, नेक्स्ट देखो कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। इस बार मेंस का जो पेपर हुआ 2023 का के अंदर पूछा भी गया था इसके बारे में, राइट। तो हो सकता है प्रीलिम्स में वापस रिपीट हो जाए, सो यू शुड नो इसके प्रोविज़न क्या है। तो अभी ये नया जो अमेंडमेंट हुआ है इसने अमेंड किया है कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। सो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इसको हम लोगों ने रिप्लेस किया, उसकी जगह हम कॉम्पिटिशन एक्ट लेके आए और उससे हम लोगों ने एक बॉडी एस्टैब्लिश की जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या काम है, क्यों ये एक्ट लाया गया था, तो इसका बेसिक एम ये है कि जो मार्केट में जो कंपटीशन है वो चलता रहे। ठीक है, कंपटीशन मतलब जो एंटिटीज़ है वो आपस में रिसोर्सेज के लिए, बायर्स के लिए या फिर कस्टमर्स के लिए या फंडिंग के लिए compete करें एक फेयर मैनर में। ठीक है, तो एक हेल्दी कंपटीशन बना रहता है, तो इससे जो कंज्यूमर होता है उसको भी एक फेयर प्राइस मिलता है। ठीक है, और मार्केट में इनोवेशन बढ़ती है।
राइट। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट्स, उतने ज़्यादा बेटर मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस मिलेगा। फॉर दैट रीज़न कंपटीशन प्रमोट करना ज़रूरी है, और उसी को प्रमोट करने के लिए या उसी को मेंटेन करने के लिए ये बॉडी बनाया गया था। तो ये जो एक्ट है ये फॉरबिड करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, कॉर्पोरेट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन एंड कॉम्बिनेशंस मतलब लेट्स से 2-3 कंपनियां मिलकर एक बड़ा कंपनी बन गया और फिर उसने मार्केट के ऊपर मोनोपोली क्रिएट कर ली। ठीक है, तो ऐसे जो एक्विजिशन होते हैं, हॉस्टाइल टेक ओवर्स होते हैं, मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशन होते हैं, इनको बेसिकली कंपटीशन जो एक्ट के थ्रू या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टॉप कर सकती है अगर उन्हें लगता है कि ये कंपटीशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये अमेंड करे डेफिनेशंस इन द एक्ट। तो द सी ए द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट जो है एक्सपेंड्स द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ऐसे जो मर्जर्स हो गए, एक्विजिशन हो गए या अमेलगमेशन, ठीक है, ये तीनों एंटिटीज या तीनों टर्म्स का मतलब डिफरेंट होता है। मर्जर मतलब दो कंपनीज एक साथ है और मर्ज होकर एक नई एंटिटी बन गए। ठीक है, एक्विजिशन मतलब कोई बड़ा कंपनी उसने एक छोटे कंपनी को टेक ओवर कर लिया, राइट, वो एक्विजिशन हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर इसका वैल्यू जो है ट्रांजेक्शन वैल्यू इज मोर देन 2000 करोड़, तो उसको चेक करने का या उसको परमिशन देने का काम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का होगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन और कमीशन ऑफ इंडिया उसको अलाउ करेगा तभी वो जो मर्जर है वो हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा रिडक्शन इन टाइम लिमिट फॉर द अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो अगेन थोड़ा सा प्रो बिजनेस अप्रोच है इस सेंस में कि जो पहले लंबा लंबा टाइम लगता था परमिशन मिलने में कॉम्बिनेशन के अप्रूवल के लिए, वो अब रिड्यूस कर दिया गया। पहले ये 210 डेज का था, बट अब उससे रिड्यूस करके 150 डेज में सीसीआई जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया उसको अप्रूवल देना पड़ेगा कि वो अलाउ करते हैं कि नहीं अलाउ करते हैं। ठीक है, जो भी उनका आउटकम होगा वो 150 डेज के अंदर कन्वे कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ कार्टेल्स टू इंक्लूड हब एंड स्पोक अरेंजमेंट। तो बेसिकली कार्टेल्स एक शब्द होता है, कार्टेल्स में मतलब किसी ने एक ग्रुपिंग बना लिया। तो अभी रिसेंटली टायर कार्टेल एक बन गया था, टायर कार्टेल। तो जो बड़े बड़े टायर कंपनीज हैं, जैसे सुना ही होगा आप लोगों ने एमआरएफ और अपोलो वगैरह। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे इसके अंदर, ऐसा न्यूज़ आया था कि उन्होंने एक कार्टेल फॉर्म कर लिया जहाँ पे वो जो टायर के जो प्राइसेस है उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सब कंपनीज ने मिलकर एक साथ डिसाइड कर लिया कि हम जो है अपने टायर्स का प्राइस थोड़ा सा हाई रखेंगे, जो कि नॉर्मल जो कंपटीशन था उसके अगेंस्ट था, और उस कार्टेल फॉर्मेशन से जो कंज्यूमर था उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा था। तो इस टाइप के कार्टेल्स ना बने, इसको भी इंश्योर करता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अभी ये जो कार्टेल की जो डेफिनेशन थी इसमें हब एंड स्पोक अरेंजमेंट भी इन्होंने लगा दिया। ठीक है, सो इसका कहने का मतलब कंपनीज विच आर नॉट एंगेज इन आइडेंटिकल और सिमिलर बिजनेस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल फॉर एंटी कॉम्पिटेटिव हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ठीक है, सपोज टायर के अंदर लेट्स से कोई रॉ मटेरियल इन्हें चाहिए था, राइट, रॉ मटेरियल लेट्स से इन्हें कोई मेटल चाहिए। ठीक है, टायर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई लेट्स से कोई मेटल चाहिए, हाइपोथेटिकली मान लो। तो वो जो डायरेक्टली ये जो रॉ मटेरियल सप्लायर जो कंपनी थी, ये डायरेक्टली टायर तो नहीं बनाती थी, बट एक एंसिलरी रोल था इसका, या एक ऑग्यूमेंटिंग रोल था, या बेसिकली उनको हेल्प कर रही थी किसी तरीके से वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करने में। तो ऐसे में कार्टेल के अंदर इस रॉ मटेरियल वाली कंपनी को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये है हब एंड स्पोक अरेंजमेंट, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल और पेनल्टी प्रोविजंस की। तो इनमें भी चेंजेस हुए हैं। तो जो केस अगर आपको फाइल करना है किसी कंपनी के अगेंस्ट, या वो जो कंपनी है वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रही है, तो वो जो केस है या जो इंसिडेंट्स जिसके बेसिस पे आप ये कहना चाह रहे हो कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, तो उसके अगर अगेंस्ट कंप्लेन करनी है तो इट शुड बी विद इन 3 years फ्रॉम द एक्चुअल अकरिंग ऑफ दैट इंसिडेंट्स। ठीक है, तो 3 सालों के अंदर कंप्लेन का पीरियड होता है। लेकिन सीसीआई के पास ये भी पावर है कि वो इस जो डिले है उसको भी कंडोन कर सकता है। मतलब अगर इससे टाइम ज़्यादा लगा किसी को कंप्लेन करने में, क्योंकि ये चीज़ बाद में पता लगी, तो वो जो टाइम लिमिट है उसको कंडोन या फिर उसको अलाउ कर सकती है कि आप एक इंफॉर्मेशन या फिर कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो उसको भी अलाउ कर सकती है। वो पावर किसके पास है? वो सीसीआई के पास पावर है। इसके अलावा जो पेनल्टी है उसको इंक्रीज कर दिया गया। अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया है या कोई डॉक्यूमेंट जो वो डिलीट कर दिया है, तो ऐसे में जो पेनल्टी है वो 1 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ पर कर दी गई है। इसके अलावा पेनल्टी बेस्ड ऑन ग्लोबल टर्नओवर है। आप पे जो पेनल्टी लगाया जाएगा वो आपके ग्लोबल टर्नओवर के हिसाब से लगाया जाएगा, ना कि
डोमेस्टिक टर्नओवर के हिसाब से, राइट। इसके अलावा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस भी है, यानी अगर लेट्स से कोई आपने ऑफेंस किया है और उसके अगेंस्ट जो है आप बार्गेन करना चाहते हो तो वो भी चीज़ अलाउड है इसके अंदर, राइट। इसके अलावा इसमें एक लीनियंसी प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। लीनियंसी प्रोविजन मतलब लेट्स से सीसीआई ने आपको पकड़ा फॉर डूइंग सम एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, और उसमें आप बोलते हो कि ठीक है मैं एग्री करता हूँ कि मैंने ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करी है, और मैं आपको बाकी जो प्लेयर्स हैं वो क्या किस टाइप की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करे वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे वो नहीं होता कि एक पर्सन जो है वो विटनेस बन जाता है क्राइम के अंदर, वैसे अगर आप औरों के क्राइम एक्सपोज कर देते हो तो आपको लीनियंसी मिल सकती है, मतलब आपके ऊपर जो पेनल्टी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्लियर। तो ये सारे प्रोविजंस अभी रिसेंटली ऐड किए गए थे। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल में एक चेंज किया गया है। तो अब जो डीजी होगा, डायरेक्टर जनरल, विल बी अपॉइंटेड बाय द सीसीआई विद द प्रायर अप्रूवल विद सेंट्रल गवर्नमेंट एज अगेंस्ट द अर्स्ट वाइल बीइंग वेस्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले ये जो डीजी को अपॉइंट करने का जो पावर था ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, लेकिन अब ये सीसीआई को दे दिया गया है, लेकिन वो जो सीसीआई है वो प्रायर अप्रूवल लेंगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। दिस वॉज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। आगे चलते हैं। एक चीज़ और याद रखना, ये जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है। इसमें एक चेयरपर्सन होंगे एंड एटलीस्ट 2 to maximum 6 मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके अंदर जो मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं या जो चेयरपर्सन है उनका जो टेन्योर होगा या तो 5 ईयर्स का होगा या 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, एंड दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे चलते नेक्स्ट, जन विश्वास एक्ट 2023, ये काम का नहीं है, इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिटेल नहीं थी। नेक्स्ट देखो ट्रांसफर प्राइसिंग। तो अभी एक डिस्प्यूट हुआ था जहाँ पे ये ट्रांसफर प्राइसिंग का जो मुद्दा है ये न्यूज़ में आया था। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है ये इसमें काम का नहीं है। व्हाट यू शुड नो इज ये ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है। तो ये बेसिकली एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है। ट्रांसफर प्राइसिंग बेसिकली एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जहाँ पे आप कोई गुड्स या जो सर्विसेज है उसका जो रेट है इस तरीके से डिसाइड करते हो जिससे कि आपकी किसी दूसरी एंटिटी जो है उसको फायदा हो, ठीक है। जैसे मेरी एक कंपनी ए है और मेरी एक सब्सिडरी कंपनी बी है, तो मैं इस तरीके से ए और बी के अंदर सामान का जो है लेन देन करूंगा ताकि ये जो मेन एंटिटी है उसके ऊपर टैक्स कम लगे, ठीक है। तो एक टैक्स इवेजन टेक्निक है ट्रांसफर प्राइसिंग, जहाँ पे आप चीज़ों का या सर्विसेज का या किसी भी और सर्विसेज का आप इस तरीके से रेट चेंज कर देते हो जिससे जो टैक्स है वो कम लगे, ठीक है। तो कंपनी को एक तरीके से फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो कंपनीज यूज ट्रांसफर प्राइसिंग टू रिड्यूस द ओवरऑल टैक्स बर्डन टू द पेरेंट कंपनी, राइट। तो एक चीज़ ये हो गया ट्रांसफर प्राइसिंग। तो आई गेस सभी ने सुना ही होगा पहले कभी ना कभी, बट इसमें एक और चीज़ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो उन्होंने एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जो हमें पता होना चाहिए, विच इज़ द आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल का क्या मतलब है। लेट्स से मेरी ये ए कंपनी है और मेरी ही एक सब्सिडरी कंपनी बी है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों में कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ या इन जनरल आपने अगर पीटी पहले पढ़ा होगा, यही वाली पीटी में हम लोगों ने एक डिस्कस किया था एक टर्म रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। लेट्स से ये दोनों कंपनीज आपस में इंटर रिलेटेड है, तो अगर आपस में ये कोई ट्रांजैक्शन करती है तो उसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं या जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का उससे परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, कि हम जो है ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिकॉज जनरली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में बहुत करप्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए शेयर होल्डर्स वगैरह जो है उनकी अप्रूवल लिया जाता है इस स्पेसिफिक मैटर के अंदर, ठीक है। तो इस केस में अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पे आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल लगता है। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि अगर लेट्स से ये दोनों पार्टीज आपस में रिलेटेड नहीं होती और जिस तरीके से ये ट्रांजैक्शन करती फिर, ठीक है, अगर ए और बी आपस में रिलेटेड नहीं होती और जिस तरीके से आपस में ट्रांजैक्शन करती, मतलब जो वैल्यू ऑफ गुड्स ए और बी यूज़ करते हैं एक्चुअल ट्रांजैक्शन में बाकी कंपनीज के साथ, वही सेम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन वो यूज़ करेंगे एक दूसरे के साथ भी, ठीक है। तो कहने का मतलब बेसिकली यही है कि अगर ए और बी नहीं रिलेटेड होते और फिर जिस तरीके से वो परचेज करते उसी तरीके से उन्हें तब भी परचेज करना जब ये दोनों आपस में रिलेटेड हो, राइट। इन्हें कोई भी इस प्राइसेस में डिस्काउंट या इन्फ्लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोइंग दैट बोथ दिस
पार्टीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। तो इससे जो टैक्स इवेजन है ये नहीं होगा अगर हम आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे तो, दैट यू शुड नो। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वीपो ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इस रिपोर्ट को निकालता है। इसमें इंडिया का जो रैंक था 2023 के अंदर, दैट वाज 40, ठीक है। इसके अलावा इसको हेल्प करता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसिड बिजनेस स्कूल, राइट। तो ये याद रखना, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसिड स्कूल भी सपोर्ट करता है वीपो को इन फॉर्मुलेटिंग दिस रिपोर्ट। अब इसके क्राइटेरिया क्या रहते हैं? तो इसमें ब्रॉडली दो क्राइटेरिया हैं या दो पिलर्स है। एक है इनपुट पिलर, आउटपुट पिलर। इनपुट पिलर में इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफेस्टिकेशन एंड बिजनेस सोफेस्टिकेशन। तो ये जो सारे पैरामीटर्स है इसके ऊपर देखा जाता है कि कितना कंट्री जो है वो स्ट्रांग है, उसके हिसाब से इनपुट पिलर डिसाइड होगा। और आउटपुट पिलर में हम लोग देखते हैं नॉलेज और टेक्नोलॉजी के क्या आउटपुट्स हैं, क्रिएटिव आउटपुट्स कितने हैं। इसके हिसाब से हमें एक ओवरऑल रैंकिंग का या नंबर का अंदाज़ा लगता है। और इस इंडेक्स के अंदर पिछले 13 सालों से स्विट्ज़रलैंड जो है रैंक 1 आ रहा है। इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है बट अभी भी हम 40 पे हैं, अभी भी बहुत रूम है ऊपर जाने का, ठीक है। तो इंडिया के बारे में अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है लीड करता है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को, और वहाँ पे इंडिया का जो पोजीशन है स्टेबल है, ठीक है। इसके अलावा धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, ओवर दीज ईयर्स हम लोगों ने इम्प्रूव किया है इसके अंदर। अगर इंडिया की हम रैंकिंग की बात करें तो ये जो रैंकिंग का जो बेसिकली रैंकिंग के जो बेसिकली मार्क्स लिए जाते हैं ये कुछ टेक्नोलॉजी से क्लस्टर से लिए जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया के 4 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई, ठीक है। ये पता होना चाहिए। अब वीपो की बात करें तो आपको पता होना चाहिए वीपो जो है एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, स्टैब्लिश इन द ईयर 1967। काम इसका यही है कि जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम इसको प्रमोट किया जाए। और इसी के अंडर आपको 3 ट्रीटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए विच इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ। तो पहला है पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, 1883 है। यहाँ पे विजन की पीटी में ईयर्स गलत लिखे हुए हैं इसके, ठीक है, तो ये सही कर लेना अपना पीटी में। तो पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883, फिर बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886, एंड लास्टली पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी 1970। तो इन तीनों ट्रीटीज़ में इंडिया पार्ट है और कहीं ना कहीं इसके जो इम्प्लीमेंटेशन को वीपो जो है वो भी इंश्योर करता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन काम का नहीं है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का एक रिपोर्ट आया था वो काम का नहीं है हमारे लिए। व्हाट यू नीड टू सी इज के स्टार्टअप होता क्या है, कहाँ पे डिफाइंड है। तो स्टार्टअप जो है बेसिकली डीपीआईआईटी, जो डीपीआईटी है उसने डिफाइन कर रखा है अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो ये अपने को क्राइटेरिया पता होना चाहिए कब एक कंपनी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्टार्टअप। तो अगर कंपनी का एज जो है इनकॉर्पोरेशन के बाद 10 सालों तक हम उसे स्टार्टअप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है दैट शुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हो किसी पार्टनरशिप फर्म के तौर पे या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पे रजिस्टर्ड हो सकती है। इसके अलावा इसका जो एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़ फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन, ठीक है। तो टर्नओवर इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। आपको टर्नओवर के मतलब कि जितना उन्होंने सेल किया है, राइट, उसमें से हम उसका नेट प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं देख रहे, बस हम नेट टर्नओवर देख रहे हैं। 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरियाज को फॉलो करता है तो उसे हम स्टार्टअप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इट शुड बी एन ओरिजिनल एंटिटी, मतलब ऐसा नहीं हो कि किसी ने कंपनी ने डीमर्जर करके एक नई कंपनी बना ली तो वो नहीं क्लासीफाई होगी एज स्टार्टअप। इट हैज़ टू बी अ ऑल टुगेदर अ न्यू एंटिटी। तो ये तो हो गए क्राइटेरियाज कैसे कैसे उन्हें मिलेगा ये स्टार्टअप का क्लासिफिकेशन। इसके अलावा स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको डीपीआईआईटी की तरफ से टैक्स एग्जेम्पशन मिलते हैं फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। कुछ एक इंडस्ट्री में या कुछ एक सेक्टर्स में स्टार्टअप को थोड़ा सा और रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी अपना एक डेफिनेशन बना रखा है स्टार्टअप्स को लेके। सेबी ने भी कुछ नॉर्म्स जो है वो रिलैक्स कर रखे हैं फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। अभी रिसेंटली एक स्टार्टअप्स के टर्म रिस्पेक्ट में एक टर्म काफ़ी पॉपुलर हो रहा था विच इज़ नोन एज फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग का क्या मतलब है कि लेट्स से कोई कंपनी है इंडिया के अंदर
या इंडिया में लेट्स से कोई स्टार्टअप है, ठीक है, लेट्स से ABC एक स्टार्टअप था, वो इंडिया में शुरू हुआ, अच्छा ग्रोथ करा था, लेकिन फिर क्या होता है, बाहर से कोई बड़ी कंपनी आती है, वो क्या करती है, फॉरेन से परचेज कर लेते हैं, ठीक है। और परचेज इन द सेंस कि सारा का सारा जो अब मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो सारा का सारा इस फॉरेन एंटिटी के पास चला जाता है, राइट। तो एक तरीके से हमारे कंट्री के अंदर जो स्टार्टअप चालू हुआ, अब वो कोई फॉरेन कंपनी जो है फॉरेन कंट्री से उसे ऑपरेट कर रही है, ठीक है। ये तो हो गया फ्लिपिंग। अब एक नया टर्म और आया, रिवर्स फ्लिपिंग। रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है, इंडिया का कोई स्टार्टअप है, वो बाहर जाके किसी और दूसरे स्टार्टअप को या कंपनी को परचेज कर ले रहा है, तो उसे रिवर्स फ्लिपिंग कह रहे हैं। तो आजकल ये राइज पे है, जैसे आपने देखा होगा, तो बाईजूस काफ़ी डाउन पे आ गया, बट जब बाईजूस राइज कर रहा था तो बाईजूस ने इंडिया से बाहर भी जाके कंपनीज को परचेज किया था, ठीक है। तो उस तरीके से पता होना चाहिए रिवर्स फ्लिपिंग क्या है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने BIS स्टैंडर्ड्स बनाए फॉर एडिशनल 150 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम 2024, ठीक है। तो नई कैटेगरीज बने हैं, तो उतना काम का नहीं है, ये नंबर इज नॉट सिग्निफिकेंट, जस्ट आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ था एक। अब बात करते हैं BIS के बारे में। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये इंडिया का एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, जो कि BIS 1986 एक्ट के अंदर बना था, ठीक है। तो इसने रिप्लेस किया था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन को, और उसके बाद इस एक्ट को वापस रिस्ट्रक्चर किया था इन 2016। तो ये BIS कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है, ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है। और इसका काम ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं इंडिया के अंदर, उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, ठीक है। इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है वो एक स्टैंडर्डाइज हो, क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से वो प्रोडक्ट डेवलप किया जाना चाहिए। अब इस BIS की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसके अंदर 27 मेंबर्स होते हैं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स होते हैं वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो एक काम इसके क्या होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड बनाना फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उन स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करना इन एवरी 5 ईयर्स, फिर हार्मोनाइज करना इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड पब्लिश देम, राइट। एंड इसके अलावा सर्टिफिकेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स, आगे देखेंगे क्या क्या सर्टिफिकेशन ये देता है, ठीक है। तो ये ब्रॉड इसका वर्किंग हो गया। अब इसके अंदर दो टाइप की सर्टिफिकेशन आप ले सकते हो, एक होता है कंपलसरी सर्टिफिकेशन। तो कुछ जो चीज़ें होंगी वो कंपलसरी होंगी कि वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन लेना कंपलसरी है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सर्टिफिकेशन आप वॉलेंट्री ले सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप लेना चाहते हो तो आप वो सर्टिफिकेशन ले सकते हो, बट कोई लीगल मैंडेट नहीं है जो कि आपको एनफोर्स करता है कि आप के लिए सर्टिफिकेशन लो ही, ठीक है। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो अराउंड 560 जो प्रोडक्ट्स हैं दे फॉल अंडर द कंपलसरी सर्टिफिकेशन, जैसे सीमेंट हो गया, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया। तो इनसे आपको ज़रूरी है सर्टिफिकेशन लेना, तभी आप इंडिया में वो सामान बेच सकते हो, अदरवाइज नहीं बेच सकते, राइट। इसके अलावा BIS ने वॉलेंट्री सर्टिफिकेशन के लिए अराउंड 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर वॉलेंट्री सर्टिफिकेशन भी दे रखा है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेशन। ISI मार्क है, ये कौन देता है, ये BIS देता है, और इट इज़ गिवन फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, किचन अप्लाइंसेस, इन सब के ऊपर ISI मार्क आपको मिलेगा। नेक्स्ट है एग मार्क। एग मार्क कौन देता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, DMI, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो देता है एग मार्क फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट, ठीक है। फिर है हॉल मार्क। तो आपने देखा होगा गोल्ड ज्वेलरीज होती है उसके ऊपर BIS का हॉल मार्क होता है, राइट। तो ये गोल्ड ज्वेलरी की प्योरिटी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट वूल मार्क है, तो वूल मार्क बेसिकली 100% प्योर वूल के लिए दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास इको मार्क भी है, ये कौन देता है, ये भी अगेन BIS देता है फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। इसके अलावा हमारे पास FPO है, FPO कौन देता है, ये FSSAI जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया देता है फॉर फूड प्रोडक्ट्स। एंड लास्टली इंडियन ऑर्गेनिक, ये जो सर्टिफिकेशन है ये कौन देता है, ये देता है अपेडा। अपेडा कौन है, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर ऑर्गेनिकली फार्म्ड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन है जो इंडिया के अंदर दिए जाते हैं, एंड यू शुड नो अबाउट दीज सर्टिफिकेशन। या कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है किसी को भी इस PT के रिगार्डिंग, तो टेलीग्राम में या फिर जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पूछ सकता है।
राइट, सो विद दैट हमारा पीटी 365 फॉर इकोनॉमी ओवर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पीटी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली एनवायरनमेंट का चालू करेंगे। राइट, तो होप टू सी यू गाइस देयर। थैंक यू गाइस, गुड बाय, बाय बाय।